सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ योर डॉक्टर ऑफ डाउट्स एंड टेलर ऑफ सक्सेस अनमोल मेहता। वेलकम टू टीम CBL। वी आर हेयर विद इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स फॉर दिस वीक। द डेट इज़ 28th of July to 3rd of August 2020। सो इसके साथ साथ हम एक अपनी स्पेशल जो हर चीज़ हर बार करते हैं, एडिटोरियल सिंप्लीफाइड द ईज ऑफ आंसर राइटिंग। अब उसकी बात हम करेंगे, द एडिटोरियल सिंप्लीफाइड एंड ईज ऑफ आंसर राइटिंग। सो इसमें हर हफ्ते मैं आपको एक टॉपिक, एक एडिटोरियल अच्छे से करा देता हूँ, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में करा देता हूँ, जिसका एक आंसर probable होता है। दिस इज अ probable question, so how to go about it, how to understand that. So this week we are going to deal with an article, a common editorial which appeared, not exactly common but it's near about the topic, the Indian Express, the Hindu and the Tribune. What is it about? Let's look into it. This is about the taking the easy way out. यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये हमारा हिंदुस्तान की रीति रिवाज को बिल्कुल अच्छे से निभाते हुए शादी करी जा रही है। तो शादी के बारे में लॉ क्या कहता है यार? यू नो, इवन आवर होम इज रेगुलेटेड, द लॉ हैज एंटर्ड एवरीबॉडी, वी द लॉयर्स आर एवरीवेयर। सो क्या कह रहा है लॉ जी इसके बारे में, शादी के बारे में? 18 ईयर्स का मेल एंड 18 ईयर्स की फीमेल, नॉट मेल, जस्ट पार्डन मी फॉर दैट, 18 ईयर्स का की फीमेल एंड 21 ईयर्स के मेल अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ कैन लीगली मैरी। अगर उससे कम उम्र में आप शादी करते हैं तो क्या माना जाता है? उसे चाइल्ड मैरिज। सो अभी क्या देखा जा रहा है, ये एडिटोरियल किस बारे की बात कर रहा है, टेकिंग द इजी वे आउट, कि यार पार्लियामेंट ने ना एक टास्क फोर्स बनाई है, स्पेशल टास्क फोर्स। वो टास्क फोर्स कह रही है कि ना वुमेन की जो 18 बोला मैंने, वुमेन की 18, फीमेल्स की 18 एंड मैन की 21। सो टास्क फोर्स बनाई है कि जो वुमेन की मैरिंग एज है ना, वो भी 18 की जगह 21 कर दो। अब भाई क्यों करो, ऐसा क्यों करो, बताओ क्यों करना चाहिए, आपको क्या लगता है? वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि वुमेन को 21 ईयर्स तक लीगली मैरी ना करने दिया जाए की जगह हम ये कहना चाहेंगे कि वुमेन को 21 ईयर्स तक अपना करियर बनाने की, अपनी पढ़ाई पूरी करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए, राइट। सो इस मौके के लिए सरकार चाहती है कि महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट supposedly has taken that step. So the editorial would say this is talking about this right only, that why they are going to or thinking about increasing the marriage age of women and whether it is right or wrong. The author of the editorial feels that it is not completely right. It is not the right step, it is not the only solution, or it is not the solution. So how does he say so? What arguments does he present? So let's look into that, right? So the government's proposal to raise the legal age of marriage for women, जौन सा मैंने कहा 18 से 21 करने की कोशिश कर रहे हैं। When you this is a timeless principle of governance that rises above all ideologies. So basically क्या कह रहे हैं कि ये एक और गवर्नेंस का वैसा स्टेप है जो हमेशा से करते आ रहे हैं कि लेट्स से कि भाई जैसे हम बचपन में कहते होते थे कि पेड़ पे सवाल आ गया कि एक्सप्लेन द ट्री। अब मुझे ट्री के बारे कुछ नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा? आई विल टाई अ गोट अराउंड द ट्री एंड एक्सप्लेन द गोट। कि पेड़ था, पेड़ के आसपास बकरी बंधी थी, बकरी के 4 पैर थे, बकरी दूध देती थी, बकरी को में करती थी, और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो पेड़ के बारे कुछ नहीं लिखा। सो द ऑथर सेज कि गवर्नमेंट ने यही करा है that when you can't do the things that desperately are needed to be done, do something else that you can easily do, even if it does not need that thing. So आप वही कर रहे हो जो ज़रूरत नहीं थी बट आपकी आसानी से हो पा रहा है। सो गवर्नेंस और मैरिज एज को बढ़ाने का मतलब ये कह रहे हैं कि दिस इज दैट when you increase the marriage age, when you increase it, that is you're doing something else which is not required. So further, at a time when the country is facing its worst overall crisis, COVID-19 crisis, है ना, since independence the government has set up a special task force
जिसकी हमने बात करी अभी, टू एडवाइज इट ऑन द इशू ऑफ रेजिंग द मैरिज एज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21। ये बात हम कर चुके हैं, है ना। सो गोइंग फर्दर, वी नो ओनली टू वेल दैट इंडिया इज यूजली नियर द बॉटम ऑफ इंटरनेशनल मार्किंग्स ऑन जेंडर इंडिकेटर्स। सो वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दों में, वुमेन एम्पावरमेंट के इंडिकेटर्स में इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स रहता है, हमें पता है, राइट। पेट्रियार्कियल सोसाइटी है इंडिया में, हमें पता है, मेल डोमिनेंस, मेल शोविनिज्म, ऑल दोज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर इंडिया, राइट। सो फर्दर, India has the largest absolute number of girls who marry below the age of 18. So even जो 18 साल से कम की मैरिज जो अभी भी इलीगल है, अभी भी चाइल्ड मैरिज मानी जाती है, तब भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो दुनिया में कहीं भी 18 के नीचे शादी करती हैं वो इंडिया में है, राइट। सो ही इज ट्राइंग टू प्रूव कि यार आप 18 करके भी कुछ नहीं कर सके तो 21 करके क्या कर लोगे, तो क्या करिए जा रहे हो, राइट। सो फर्दर व्हाट डज ही से, देयरफॉर रेजिंग द एज ऑफ मैरिज टू 21 कुड बी वेल सीन एज अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। सो कह रहे हैं कि शायद आप ये हमें बताना चाहते हो कि 21 उम्र करके हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट फर्दर जी, that also addresses the problems of young mothers and infants, but unfortunately this reasoning is both unsound and unwise. So अब वो क्रिटिक शुरू करेंगे भी अनसाउंड एंड अनवाइज क्यों है कि 21 साल मैरिज उम्र करने से वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगी, 21 साल मैरिज एज करने से वुमेन का करियर बन जाएगा, 21 साल मैरिज एज करने से वुमेन की हेल्थ बच जाएगी। सो उस 21 साल से क्या नहीं होगा और क्या चाहिए, आगे देखते हैं, राइट। सो चाइल्ड मैरिज की बात अगर करें तो द टॉपिक ऑफ चाइल्ड मैरिज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया हैज नॉट रिसीव्ड द अटेंशन इट नीड्स। चाइल्ड मैरिज के टॉपिक को अटेंशन इतनी नहीं मिलती। पीरियोडिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रोवाइड एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेजर ऑफ चाइल्ड मैरिज, नेमली द प्रपोर्शन ऑफ दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24 हु मैरिड बिफोर रीचिंग 18। जिन्होंने 18 से पहले शादी कर ली थी, उनका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उनके बारे में डाटा देता है। हु कंडक्ट्स द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? इफ यू नो इट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू डोंट नो इट आस्क मी द डाउट, आई विल टेल यू, राइट। सो चाइल्ड मैरिज की बात आगे जी, इन द लेटेस्ट सर्वे एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ऑफ 2015-16 द प्रपोर्शन इज 26.8 डाउन फ्रॉम 47% इन 2005-06। सो चाइल्ड मैरिज ही घटी है इस देश में। कहाँ पे कितनी, अबाउट 47%, 47% होती थी, 47% होती थी, अब कितनी होगी, अबाउट 26.8, 26.8%, राइट। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन and the census shows a similar trend between 2001 to 11. Along with such impressive declines, हो रहा है जी चाइल्ड मैरिज में डिक्लाइन। The NFH National Family and Survey 4 shows that only 6.6% were marrying below the age of 15. So बिल्कुल ही बालिका वधू या बाल विवाह बहुत ही छोटी उम्र में बहुत कम हो गया है। That is a fortunate thing that women get to develop their potential. So further, in other words, the problem in India today is no longer of child marriage but of late adolescent marriage and a declining one. So अब बालिका वधू बिल्कुल ही बचपन में विवाह करना बहुत कम हो गया है, उसकी जगह लेट एडोलोसेंट मैरिज हो रही है, 15 से ऊपर 16-17 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, राइट। दैट इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेट, बट बिल्कुल ही बालिका वधू खत्म हो गया, कम हो गया, बहुत कम हो गया, राइट। सो इट माइट इंटरेस्ट रीडर्स टू नो दैट देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन दीज ट्रेंड्स। सो बोथ वेज इट इज ट्रू कि एडोलेसेंट मैरिजेस अभी भी काफ़ी हैं, बट बिल्कुल ही छोटे इन्फेंट मैरिजेस जो बाद में गौना करना पड़ता था, वो सारा बहुत कम हो गया है। तो इसके बिहाफ पे आगे 21 वाली बात को कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि ग्लोबल नॉर्म क्या कह रहा है। देयर इज एन ऑलमोस्ट ग्लोबल कंसेंसस ऑन 18 years as the age of social adulthood. Social adulthood का क्या मतलब हुआ? Look at this term, it's beautiful again. Social adulthood here means that socially when you turn 18 you get various privileges. For example, at the age of 18 you can drive a car, you can get the license to drive a car. At the age of 18
you are at the age of consenting for sexual intercourse. And globally even 18 is the right age, is the age for a person to give his own consent. कि मेरी मर्जी, एक इंसान की मर्जी कितने साल पे जाके मेक होएगी कि वो मेरी मानी जाए, किसी और का इन्फ्लुएंस ना माना जाए, तो ग्लोबल कंसेंसस बोलता है वो उम्र कितनी है? 18 साल के आदमी को मेजर माना जाना चाहिए। 18 साल के आदमी को ग्लोबली कंसर्न्ड है कि भाई आप शादी करने दो, राइट? सो अ कॉमन थ्रेशोल्ड फॉर वोटिंग राइट्स, वही प्रिविलेजेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, सेक्सुअल कंसेंट, ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स यू गेन एट 18. So why are you trying to increase the marriage age to 21? Because global consensus is there. So increase करने का impact कम होगा जी. Raising the age of marriage will raise the age of motherhood. अब 18 पे शादी हुई तो ज़्यादातर हमें 1-10 साल ऊपर नीचे मान के चलते हैं, 19 में बच्चा हो गया जनरली। मैं नहीं कह रहा कि यार 18 में शादी करी 25 में ना करो बच्चा, आपकी मर्जी है, चाहे 18 में शादी करके 19 में कर लो, चाहे 20 में कर लो, बट अगर 21 में शादी होगी तो उससे लेट होएगा। सो जब लेट शादी हो रही है तो एज ऑफ मदरहुड भी बढ़ रही है, एंड दस द प्रोबेबिलिटी दैट मदर एंड चाइल्ड विल बी हेल्दियर, ये मान के चल रहे हैं। और लोअर फर्टिलिटी होएगी, ये सरकार मान के चल रही है कि लोअर फर्टिलिटी होएगी, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, और थोड़ी उम्र दराज माँ होएगी तो थोड़ी समझदार होएगी, इसलिए बच्चा भी हेल्दी, माँ भी हेल्दी, जच्चा बच्चा दोनों खुश। बट दिस आंसर रेस्ट ऑन पार्शियल ट्रूथ दैट इज डेंजरसली मिसलीडिंग। पार्शियल ट्रूथ पे बेस्ड है, मिसलीडिंग है। क्यों जी? आर हेल्थ इंडिकेटर्स ऑन यंग मदर्स एंड देयर इन्फेंट्स आर एज बैड एज दे आर बिकॉज द पुअरर एंड देयरफॉर मोर malnourished women are marrying at younger ages compared to their wealthier counterparts. If poor women continue to remain poor and malnourished, raising their age of marriage by a few years will change very little. क्या करने की कोशिश कर रहा है ये एडिटोरियल? अब आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि असली कल्प्रिट अनहेल्दी बच्चे के लिए और वुमेन अनएम्पावरमेंट के लिए जो असली कल्प्रिट है वो मैरिज एज 21 होना नहीं है, 18 होना नहीं है। मैरिज एज को ऊपर नीचे करके कुछ नहीं होने वाला। अभी भी देख लो, मैरिज एज चाहे 18 चाहे 21 है, फिर भी जो पुअरर वुमेन हैं, जो पुअरर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, वो लोग जल्दी मैरिज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर वेल्दियर कंपैट्रिएट्स। वेल्दियर कंपैट्रिएट्स जो उनसे हैं, दे प्रोबेबली एजुकेट देयर चाइल्ड, वाइदर मैन और वुमन डज नॉट मैटर, द गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, दे एजुकेट द चाइल्ड, they try to set a career for the child, and the poorer ones on the other hand present a totally different picture. They find the woman to be a burden, कि भाई फीमेल की शादी करा दो, ये तो बर्डन है। और क्यों? क्योंकि वो मालनरिस्ट भी है और उसको इसके पास एजुकेशन भी नहीं है, करियर भी नहीं सेट हो रहा, जॉब भी नहीं मिल रही। तो सो सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली दे आर सेइंग दैट poverty is the real enemy. Poverty should be removed. This raising of age will do very, very little for it. Right? So, क्या करना चाहिए जी? Invest in education. Invest in education for the women. So, पहले उन्हें educate करा जाए कि वो अपनी health के बारे, अपने बच्चे के बारे बेटर ध्यान रख सकें. Right? Numerous studies show that parents are investing in their daughter's education with near gender parity, but our education system is failing the young. So अब देखा भी जा रहा है कि यार पेरेंट्स ज़्यादातर अब काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों बच्चे के एजुकेशन में, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, चाहे वो मेल चाइल्ड हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो डॉटर हो। बट एजुकेशन प्राप्त करने के बाद क्या क्या होता है यहाँ पे? कहाँ पे नाम आ जाता है हमारा? बेरोजगार जनता में, राइट? गाना भी आया था, बेरोजगार हूँ अभी मत सोचना कुछ, राइट? सो समथिंग लाइक दैट। सो अब आगे क्या बात बता रहे हैं जी वे फॉर्ड में? विद अ फ्यू एवेन्यूज ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर यंग वुमन, अ होम बाउंड स्कूल ड्रॉप आउट बिकम्स अ सोर्स ऑफ एंग्जाइटी एंड मैरिज इज द ओनली वायबल प्रोस्पेक्ट। वेल इंटेंशनड कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम, ये सोल्यूशन है, प्लीज ध्यान देना, प्लीज नोट दिस, प्लीज प्लीज प्लीज। Well-intentioned cash transfer schemes by the state governments
rewarding families who obey the law are popularly known as दहेज स्कीम्स। आप कैश ट्रांसफर भी कर देते हो लॉ obey करने को लिए लोगों को, बट उसे क्या माना जाता है? दहेज स्कीम, कि वुमेन ने कुछ करना तो है नहीं, जो इसके स्कीम में पैसा है उसे दहेज मान के रख लो। सो उसकी जगह पे क्या करना है? इंस्टेड ऑफ टैकलिंग जेंडर इक्वालिटी दे रीएनफोर्स द बिलीव दैट गर्ल्स आर बर्डन। सो वो कह रहा है कि एडिटोरियल ऑथर कह रहा है कि भाई मुझे लग रहा है कि जो ये दहेज स्कीम्स मान के मानी जा रही हैं, छोटा मोटा कैश ट्रांसफर, उससे वुमेन को बर्डन ही बर्डन माना जा रहा है और ज़्यादा बर्डन माना जा रहा है और रीइंफोर्स हो रहा है कि वुमेन क्या है? बर्डन, राइट? सो टू ब्रिंग जेन्युइन चेंज वी नीड फ्री एजुकेशन। पहले तो फ्री एजुकेशन दो, वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, और इवन हायर लेवल पे दो, राइट? काफ़ी सारी स्कीम्स हैं फॉर गर्ल्स कपल्ड विद जॉब गारंटीज। दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट, वेरी वेरी रेलेवेंट। Job guarantees especially for those from rural areas and vulnerable social locations. So job guarantee, agar see, this is a very deep thought. Don't you think so? If your mother is a homemaker, then you'll agree more. That economic dependence, just listen to me carefully. Economic dependence is one of the biggest reasons for women exploitation, harassment and abuse. So if you give women the job, if you give women let's say some kind of employment with dignity obviously, so if they start earning, then the thought of women becoming a burden will no longer live to see the light of the day. Because if the woman earns, if the female earns, see, wherever you are, economics is ruling the world. Economics does rule the world. So if the woman is earning a good income, then wherever she stays, she would be considered a great asset in this selfish capitalist world. But still, in this world, if we want to really empower them, guarantee them jobs. That's a great idea, right? So concluding all this discussion, I said poverty, not age of marriage, is responsible for women's poor health indicators. So गरीबी ही है जो मुख्य कारण है औरतों के let's say अनएम्पावरमेंट होने का या फिर बुरे सेहत के हाल होने का, हेल्थ इंडिकेटर्स का बुरा हाल होने का बहुत ही मुख्य कारण गरीबी है। Poverty is the culprit. And the commendable work on reduction of poverty should now focus specifically to gender-based poverty as well. So poverty की जितनी सारी schemes हैं, बहुत सारी हैं, और हमने बहुत ज़्यादा poverty reduce करी है। So ultimately editorial क्या कहना चाह रहा है कि भाई देश में जो poverty की schemes हैं उनको gender specific attribute भी दो, कि women, poor women की ये problems हैं, उन्हें ये वाली jobs चाहिए, etc. etc. Right? So with this beautiful conclusion, we conclude this discussion about editorial simplified and ease of answer writing. The way forward and conclusion is very very essential. PDF में mark कर लो या personally note down करते रहो, that's always better. But please do remember these, right? So coming to the next society topics for today. First one is Istanbul Convention. So what is this news about the Istanbul Convention? So Poland is to withdraw from Istanbul Convention, a treaty aimed at preventing violence against women. So Istanbul Convention क्या है जी? एक treaty है aimed at preventing violence against women, and Poland is planning to withdraw from it. Why it is going to withdraw from it? Because what's the issue? The reason behind the withdrawal is that Poland thinks the convention is harmful because it requires the schools to teach children about gender. So अभी हमने बात करी थी जेंडर के बारे में सिखाना पड़ेगा चिल्ड्रन को, और तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही एक सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं। स्कूल में ही हो जाता है ना, यू एंड मी कैन थिंक अबाउट दिस। स्कूल में ही होता था, हमारे ज़माने में तो ये भी होता था कि यार ये लड़कियों की लाइन है, लड़कों की लाइन है। सो हर एक लड़के में ये थॉट होता था कि यार वो मेरे से अलग है इसलिए अलग लाइन में है, और हर एक लड़की में होता था कि वो तो लड़के हैं इसलिए वो मेरे से अलग हैं। सो जेंडर डिफरेंशिएशन, सेग्रीगेशन, आप पहले ही उसे वाटर टाइट कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट पोलैंड हैज़ अ प्रॉब्लम विद।
So further, also it says that the treaty tries to construct a socio-cultural gender against the biological gender. So biological जो हमने sex वाली बात करी थी, sex is biological, gender is sociological. So कह रहे जी sociological, socio-cultural construct आप embed कर रहे हो बच्चे के दिमाग में, और ये तो अच्छी बात नहीं है भाई. Right? So going further, for example, some items of the convention foresee educating children and young people about forming homosexual families. So again, homosexual families अगर हम कंस्ट्रक्ट करना बच्चों को सिखा रहे हैं, so इसमें यार मेरे एक फंडामेंटल खुद का पर्सनल ओपिनियन है. मे बी आई मे लेट्स से go against your own opinion, it might be opposing your own opinion, but I hope I have the right opinion. So homosexuality has been decriminalized. It's very respectfully done by the Supreme Court of India and it needs to be respected. Homosexuality is decriminalized. Always I believe that those people are not criminals, but it is to be decriminalized, not glorified. Glorify नहीं करना उसे, decriminalize करना है. Hope you understand my fundamental assumption, right? So going further, what is the Istanbul Convention? उसके बारे में बेसिक है क्या चीज़ है जी? It is called the Council of Europe Convention. यूरोप की है तो Council of Europe Convention भी कहते हैं. On preventing and combating violence against women and domestic violence. The treaty is the world's first binding instrument to prevent and tackle violence against women. So Istanbul Convention, violence against women, ध्यान रखना, Istanbul Convention, violence against women, please. Right? It is the most comprehensive legal framework that exists to tackle the violence against women and girls, covering domestic violence, rape, sexual assault, female genital mutilation, and so-called honor-based violence and forced marriage. So कौन से मुद्दे इसमें कवर हो रहे हैं? वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. फोर्स्ड मैरिज भी कवर हो रहा है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो हमने पिछले हफ्ते किया था, अबाउट पिछले हफ्ते किया था, आई होप इन सोसाइटी वीडियोस, तो वो भी कवर हो रहा है. साथ में सेक्सुअल वायलेंस भी कवर हो रहा है. सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट एंड द कन्वेंशन सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर गवर्नमेंट्स टू मीट व्हेन टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. सो कैन वी रिलेट द मिनिमम स्टैंडर्ड वर्ड्स to the fundamental rights? Do the fundamental rights lay down the minimum standards? What do you feel about that? Tell me in the comment section. If I get good response to this, I will tell you about my views as well, right? So going further, when a government ratifies the convention, they are legally bound to follow it. So it is a legally binding document. Legal binding है Istanbul Convention की, right? Ratification obviously parliament करता है, we know that, right? So legislature to be very exact. As of March 2019, it has been signed by 45 countries and the European Union. So European Union plus 45 और nations ने इसे sign किया. The convention was adopted by Council of Europe Committee of Ministers 7th April 2011, right? So next thing is World Day Against Trafficking in Persons. I repeat my idea, where is human trafficking given in the Constitution of India? If you remember that article, please comment in the comment section. Right? If you need a mnemonic for that, look at the beginner's video, you will find it there. Right? So, ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? World Day Against Trafficking in Persons 30th जुलाई को मनाया जा रहा है जी. Designated by UN in 2013. इसकी थीम पे ध्यान देना, First Responders to Human Trafficking. फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन है? ये आ गए, ये देखो. दीज आर द पीपल हु वर्क इन डिफरेंट सेक्टर्स आइडेंटिफाइंग, सपोर्टिंग, काउंसलिंग एंड सीकिंग जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड चैलेंजिंग द इम्प्यूनिटी ऑफ द ट्रैफिकर्स. सो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द पीपल आइडेंटिफाइंग, सपोर्टिंग, काउंसलिंग, सीकिंग जस्टिस for people who have suffered or have been victims of trafficking. So those people are called as first responders, right? So during the COVID-19 crisis, अब COVID-19 में क्या मुद्दा हो गया जी? The essential role of first responders has become even more important, particularly as the restrictions imposed by pandemic have made their work even more difficult.
सो अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वर्क जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे, काउंसिल कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो बहुत मुश्किल हो गया. सपोज आई एम अ फिलैंथ्रोप, I want to support a person who's been done unjust against. But let's say I come out of my house and I try going to the police station, but I'm in the way, I'm stopped by the police itself and says, कोई धर्मात्मा बनने की ज़रूरत नहीं, घर जाओ, अपने लॉकडाउन लगा हुआ है, चलो यहाँ से, कुछ नहीं करना. बिकॉज ट्रैफिकिंग तो रात को हो सकती, दिन को हो सकती, रात को लॉकडाउन है, कर्फ्यू है. सो इट हैज़ मेड द वर्क ऑफ COVID-19 has made the work of first responders very, very difficult, right? And their contribution is always overlooked and unrecognized. तभी तो कहते हैं हम भला कर और क्या करना आगे. What is the phrase? Complete it please in the comment section. Right? Key facts क्या है जी? People are trafficked for, क्यों ट्रैफिक किया जाता है लोगों को? For sexual exploitation, forced labor, forced begging, फोर्स्ड मैरिज. फोर्स्ड बेगिंग ये चंडीगढ़ में भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है. नोबेल प्राइज भी मिला है एक बंदे को जो चिल्ड्रन की बेगिंग के खिलाफ उसने मूवमेंट चलाया था. कौन था वो आदमी? हु इज दैट ग्रेट नोबेल लॉरिएट? इफ यू नो इट प्लीज कमेंट. राइट. सो फॉर सेलिंग चिल्ड्रन एज चाइल्ड सोल्जर्स, ये ज़्यादातर वायलेंस हिट कंट्रीज में होता है. चाइल्ड को सोल्जर्स की तरह बेच दिया जाता है. तालिबान की पिक्चर्स जब दिखाई जाती थी तो दिखाते थे ISIS के पिक्चर्स कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पेन पकड़ना चाहिए, पेंसिल पकड़नी चाहिए, वो बंदूकें पकड़ के लड़ रहे हैं. राइट. सो देन एज वेल एज फॉर रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स. ये आजकल यार, ये आजकल एक मैसेज भी चल रहा है ऐसा कि रिमूवल ऑफ ऑर्गन वाले गैंग आए हुए हैं. मुझे तो बचपन की बात याद आ जाती है कि कई बार बाहर नहीं जाना होता था तो बड़े भैया बोल देते होते थे कि बाहर मत जाइए, बच्चे उठाने वाले आए हुए हैं. सो दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट, इन अ लाइटर वेन. So women make up 49% and girls 23% of all victims of trafficking. Again unfortunate, again very unfortunate. That majority, that 49% of women are amongst the people trafficked, humans trafficked. Right? So going further, sexual exploitation is most common form of exploitation. ये तो यार मूवीज में ही भरा पड़ा है, बॉलीवुड में भरा पड़ा है. ये खरीद के ले गए, कोई शेख ले गया, कोई ले गया, फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा. राइट. सो 59% शेयर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का है, फोर्स लेबर का 34%. फोर्स लेबर यार शायद हमें भी नहीं पता, शायद हम भी कर रहे हैं. कैसे फोर्स लेबर करवा रहे हैं एज इन मोर स्पेसिफिकली कि यार कई बार हमें पता नहीं लगता कि छोटा सा बच्चा जो हमने काम पे रखा हुआ है, हमारे घर कहीं किसी और स्टेट से आया, उसके माँ बाप छोड़ गए, वो असेंशली पढ़ना चाहता है. हम उसे सवेरे डांट देते हैं कि चाय बना, ये कर, वो कर. सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है तो प्लीज़ उसे साथ में पढ़ाइए, उसकी हेल्प कीजिए. बी अ गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, टेक हिम टू स्कूल, इट्स फ्री. देयर इज गॉड आउट देयर, देयर इज समथिंग विच विल हेल्प यू. राइट. डू गुड डीड्स. So most victims are trafficked within their country's borders. Those trafficked abroad are moved to the richest countries. So ज़्यादातर कंट्री के अंदर ट्रैफिक होते हैं और जो बाहर लाए जाते हैं वो ज़्यादातर रिचर कंट्रीज में जाते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में जाते हैं. राइट. देन ब्लू हार्ट कैंपेन क्या है जी? दिस माइट बी अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ. ध्यान दे लेना इस पे. ब्लू हार्ट कैंपेन, सो इट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय UN टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग and its impact on society. Right? Then it aims to encourage the involvement of governments, civil society, the corporate sector and individuals to inspire action and help prevent this heinous crime. ध्यान देने वाली बात, ब्लू कैंपेन किसके साथ डील कर रहा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग. बस इतना ध्यान दे लेना, UN का है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ डील कर रहा है. प्लीज प्रीलिम में आ गया तो सही मार्क करते, याद कर लेना, सर ने बताया था. राइट. सो गोइंग फर्दर, it allows people to show their solidarity with the victims of human trafficking and increase their visibility by wearing the blue heart. Right? क्या कर रहा है जी? सॉलिडारिटी कैसे दिखानी है? जैसे एक बीच में एक वो बैंड सा आया था ना, कौन सा बैंड था वो? आर्मस्ट्रॉन्ग बैंड. सो वैसे ये ब्लू हार्ट कैंपेन में आप क्या कर रहे हैं? ब्लू हार्ट वियर कर रहे हैं, विजिबिलिटी बाय वेयरिंग द ब्लू हार्ट. ब्लू हार्ट के साइन सिंबल्स आप वियर कर सकते हैं. राइट. सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग इन इंडिया?
ये ट्रैफिक पार्क वाला आर्टिकल 23 आ गया जो मैंने क्वेश्चन में पूछा था अभी आपसे. सो आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन prohibits human trafficking in India, right? Then the Immoral Traffic Prevention Act is the premier legislation. वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक लॉ बना हुआ है. कौन सा लॉ है जी? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. सो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट भी है और ऊपर जो हायर लेजिस्लेशन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23, राइट. सो गोइंग फर्दर, क्रिमिनल लॉ में क्या बात है इसके बारे में? एक्ट ऑफ 2013 हैज कम इनटू फोर्स वेयर इन सेक्शन 370 ऑफ द आईपीसी और इंडियन पीनल कोड has been substituted with section 370 and 370A of IPC, which provide for comprehensive measures to counter the menace of human trafficking. So criminal law में भी हम prohibit कर रहे हैं human trafficking and punish भी करा जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे human traffic करने की, right? Then children के बारे में है जी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में. इसमें चाइल्ड सेंसिटिव लॉज बनाए गए हैं कि चाइल्ड का अगर स्पेशल लॉ टू प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, अगर चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो ये वाली एक्ट में कवर हो जाएगा, राइट. सो दीज वर दी लेजिस्लेटिव सेटअप्स. सो गोइंग फर्दर, स्टॉकर वेयर, स्टॉकर व्हाट इज अ स्टॉकर? जो मेरे ख्याल मेरी जो बहनें देख रही हैं, मेरी जो सिस्टर्स इस वीडियो को देख रही हैं वो बेटर पहचान पाएंगी हु इज अ स्टॉकर. ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर हाउस. वो आपके आने जाने का टाइम नोट कर लेता है और वो आपके आसपास मंडराता रहता है, कभी एक्सक्यूज मी बोल देता है, राइट. सो स्टॉकर वी नो दैट. सो अब हमने क्या करना है? अब हमने घर से तो बाहर निकलना नहीं, पैंडेमिक हो गया, हमने घर से बाहर निकलना नहीं, लॉकडाउन हो गया, तो अब वो स्टॉकर क्या कर रहा है? वो स्टॉकर वेयर को यूज कर रहा है. एक ऑनलाइन टूल है, इसकी भी बात करते हैं, बट आई होप यू गॉट द कंसेप्ट इन द लाइटर वेन, राइट. सो व्हाट इज इट? लेट्स टॉक अबाउट दिस. According to global cybersecurity leader Avast, there was a 51% increase in the use of spyware and stalkerware in India during the lockdown period. So वैसे वही बात है, फिजिकली आप स्टॉक कर नहीं पा रहे थे, अब ऑनलाइन डिजिटली स्टॉक कर रहे हो और सारी मूवमेंट्स अब तो ऑनलाइन है, एजुकेशन देखो ऑनलाइन है, राइट. एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो अब स्टॉकिंग भी ऑनलाइन हो गई है, राइट. स्टॉकवेयर एंड स्पाईवेयर. So about it, stalkerware is a monitoring software or spyware that is used for stalking. Stalking is a crime according to IPC. Online stalking is also a crime. The term was coined when people started to widely use commercial spyware to spy on their spouses or intimate partners. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लड़का जो बाहर खड़ा है, जो हमेशा मिला रहता है, वही आप पे स्पाई कर रहा है. हो सकता है कि पापा ने भी आपके फ़ोन पे स्पाईवेयर लगा रखो, है ना. बताना नहीं, ध्यान रखना बस, राइट. सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड डोंट डू थिंग्स विच यू नीड टू हाइड, राइट. सो स्पाईवेयर एंड स्टॉकरवेयर में फ़र्क क्या है जी? अ स्पाईवेयर ऐप इज विच कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड रिमोटली, एक्सेसेस द डाटा यूजेज पैटर्न ऑफ द डिवाइस, गेन्स एक्सेस टू फोटोज and videos as well as other personal information and then passes it off to a central server. रिमोटली आपने ये डाउनलोड करा दिया, फिर सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल सर्वर को पास ऑन करा दी. On the other hand, in most cases, a stalkerware app can be installed only when someone has physical access to digitally connected device. वो रिमोटली भी डाउनलोड कर सकते हो, हाथ में नहीं लगाया फिर भी करा दी. जो स्पाईवेयर है, स्टॉकरवेयर है, स्पाईवेयर रिमोटली हो सकता है, स्टॉकरवेयर के लिए आपको जिस डिवाइस में डालना उसका एक्सेस होना चाहिए, राइट. दो द ऐप वर्क्स इन अ मैनर सिमिलर टू स्पाईवेयर एप्स, इट गोज अ स्टेप अहेड एंड ऑल्सो गिव्स आउट द लोकेशन ऑफ द डिवाइस टू अ मास्टर डिवाइस विच कंट्रोल्स द स्टॉकरवेयर ऐप. सो ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ लोकेशन भी स्टॉकरवेयर प्रोवाइड करता है. स्टॉकर तो जनरली लोकेशन ही ढूंढते फिरते थे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट. आई होप दैट यू डू नॉट रिलेट विद इट. कोई ना करे स्टॉक और ना हो स्टॉक तो बेटर है, राइट. इट शुड बी ऑल अकॉर्डिंग टू विल. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये किसने निकाला है? सवाल पहला यही बन जाता है.
सवाल बन जाता है सर, और हम गलत करके आएंगे, आप भी गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने निकाला और हम सोचेंगे इतना सिंपल आंसर। ये होता है ना यार, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है तो पूछते ही ना। वन मोर थिंग आई रिपीट, प्लीज नोट इट डाउन। प्रिपरेशन और खासकर जनरल स्टडीज के पेपर में, प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में ध्यान रखना। प्लीज नोट इट डाउन, याद कर लो, लिख लो, जो मन करे लिख लो। प्लीज लिसन केयरफुली। इफ यू थिंक ऑफ रेयर थिंग्स, if you think of rare things, then you are rarely right. ये नेगेटिव मार्क से बचने का फंडा दे रहा हूँ भाइयों। If you think of rare things, you are rarely right. Right? So going further, Ministry of Rural Development ने रिलीज करा जी Financial Management Index for Rural Development Programs. The index will rank the performance of the states on basis of following parameters. कौन से parameters पे डिस्कस होगा? Preparation of annual plans, projecting the requirement of funds, expeditious release of state share, timely utilization of funds and submission of the utilization certificates. कि क्या आपने अपनी स्टेट के लिए प्लान किया, क्या फंड आए, क्या फंड को यूटिलाइज करा, क्या यूटिलाइज सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर दिए टाइम से, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स। ऑप्टिमम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS बहुत न्यूज़ में रहा। अगर नहीं पता आपको इसके बारे में तो प्लीज़ रीड अ बिट अबाउट इट या टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द अर्लियर वीडियोज ऑफ सोसाइटी। नहीं देखा तो देख लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, यहाँ भी बता दूंगा मैं, राइट? सो PFMS एंड DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, को सही से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तीसरा पैरामीटर इंटरनल ऑडिट, दैट ऑडिटिंग आपका स्ट्रेंथ है और ऑडिटिंग आपका लेट्स से साउंड मैकेनिज्म है। देन सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट के मैकेनिज्म्स एंड उनको प्रमोट करना आपकी स्टेट ने करा है कि नहीं, उस एरिया ने करा है कि नहीं, राइट? द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स ऑन पैरामीटर्स ऑफ द इंडेक्स वुड ऑल्सो प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंगस्ट स्टेट्स। सो ये compete करके एफिशिएंसी बढ़ाएगा, कोऑपरेशन करके डेवलपमेंट बढ़ाएगा, राइट? सो इसलिए बनाया गया है ये कि रिजल्ट आएगा ही नहीं अगर पेपर, ऐसे सोचो, अगर पेपर का रिजल्ट ही नहीं आ रहा फिर आप पेपर देने क्यों जाओगे? जब रिजल्ट आता है ना, उसी करके तो हम पेपर देने जाते हैं। दैट इज वाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? सो देन नेक्स्ट इज इंडियाज यंग पॉपुलेशन। ये रजिस्ट्रार जनरल साहब ये बार बार मिनिस्ट्री भूल जाती है हमें किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है साहब, प्लीज ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड data on young population as part of SRS or Sample Registration Survey of 2018 report। क्या कहना चाह रही है रिपोर्ट कि इंडिया में क्या है, यूपी एंड बिहार हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी एंड बिहार। एंड स्टेट विद लोएस्ट अंडर 25 पॉपुलेशन कौन सी है? देखो जी, केरला है, राइट? केरला है 35.5। लोएस्ट अंडर 25 पॉपुलेशन, थोड़ी लेट्स से मैच्योर स्टेट, नो लेट्स नॉट से मैच्योर, लेट्स से थोड़ी एज्ड स्टेट केरला, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। देन स्टेट्स विद हाईएस्ट अंडर 25 पॉपुलेशन, आई थिंक इट्स बिहार, राइट? सो गोइंग फर्दर, की फाइंडिंग्स, फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन irrespective of gender, चाहे मेल फीमेल, right, man or woman, or whether it is urban or rural, is now 25 years or older। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब 25 साल के हैं more than half of the Indians, 25 और older, 25 साल एग्जैक्ट 25 नहीं, 25 या older, right? So overall the under 25 in 2018 constituted 46.9, nationally 46.3 of the female population was below 25 years of age as compared to 47.4% of males। So below 25 years में 46% females हैं और percentage of males कितने हैं जी? 47.4, right? I hope you got the idea। Then थोड़ा और डाटा जी, even among the rural men the proportion of those below 25 years of age had fallen to 49.9 from 50.2 in 2017। सो अब थोड़ा सा उम्र देश की एवरेज धीरे धीरे 25 के आसपास पहुंच रही है, राइट? सो अर्बन वुमेन एंड अर्बन मेन एंड रूरल वुमेन कैटेगरीज, दोज अंडर 25 ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड लेस देन हाफ द population।
सो लेस देन 25 और लेस देन हाफ द पॉपुलेशन रहेगी, राइट. सो अनदर काइंड ऑफ डाटा, एज इंडियाज फर्टिलिटी रेट गोज डाउन तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑल्सो कम्स डाउन. सो नीचे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है. विद राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉपुलेशन ग्रोज. अब देखो, अगर ये छोटी सी बात है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे, बूढ़े जी रहे हैं. सो उससे स्टेट को क्या होता है, वैसे इंडिया में वी हैव द फैमिली सिस्टम, वी नेवर वांट आवर एल्डर्स टू डाई, राइट. बट बहुत ही स्टॉन्च इकोनॉमिस्ट की तरह सोचो तो डिपेंडेंट एज ज़्यादा हो जाती है. जो बूढ़ा रिटायरमेंट की एज 15 से लेके 60 के परे हो गया, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स. सो अब वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैटेगरी माना जाता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से. एंड सच इफ द प्रपोर्शन ऑफ सच पीपल, सच प्रपोर्शन बिकम्स लार्ज इन द इकोनॉमी, देन वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाती है. ये डेवलप वर्ल्ड में अभी देखा जा रहा है. इंडिया में तो मेजॉरिटी प्रपोर्शन वर्किंग पॉपुलेशन की है, सो नो नीड टू वरी, राइट. हाउएवर बिहार विद हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट 3.2. अरे भाइयों बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मेरे ख्याल कंट्रोल करने की लोड़ है हमें, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, फायदा क्या होगा उसका, राइट. सो हैड द हाईएस्ट proportion of its population below 25 years of age. So below 25 years of age highest proportion कहाँ पे है जी, the state of Bihar. total fertility rate भी यहाँ पे ज़्यादा है, right. followed by UP the second highest fertility rate 2.9. so अभी थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड भी तो चाहिए. तो फिर जब कंट्रोल हो जाएगा तो फिर हमें वो गाना नहीं गाना पड़ेगा. कौन सा, मैं आई हूँ क्या करने, यूपी बिहार लूटने. सो नो नीड फॉर दैट, राइट. सो गोइंग फर्दर, अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात वही सर्वे है, SRS सर्वे, रजिस्ट्रार जनरल साहब ने रिलीज करा है ऑन डेथ्स इन 0 to 4 years of age एज अ पार्ट ऑफ SRS. अगेन मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है, वेरी सैड परसेंटेज ऑफ डेथ्स. द हाईएस्ट इज इन Madhya Pradesh has the highest under 5 mortality rate of 56 and Kerala has the lowest of 10. Right, under 5 mortality rate is the probability of dying before 5 years of age for every 1000 newborns. So every 1000 newborns में क्या probability है कि उसमें से 56 newborns बेचारे 5 साल के होने से पहले ही डेथ हो जाएगी. एंड लोएस्ट कितना है जी, 10. 1000 में से 10 केरला में, 56, 56 मध्य प्रदेश में. सो मध्य प्रदेश नीड्स टू इम्प्रूव ओवर हेयर, राइट. सो गोइंग फर्दर, डेथ्स इन 0 to 4 year एज ग्रुप अकाउंट फॉर 20% ऑफ टोटल डेथ्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की टोटल डेथ में 20% सिर्फ 0 to 4 year old एज ग्रुप में है. देन अदर देन द मध्य प्रदेश, द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स इन 0 to 4 एज ग्रुप इज ऑल्सो हाई इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार. सो यूपी, राजस्थान एंड बिहार में भी ये प्रॉब्लम सबसिस्ट कर रही है, राइट. अदर देन केरला, द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स इन द 0 to 4 एज ग्रुप इज लो इन तमिलनाडु. एजुकेटेड स्टेट अगेन, तमिलनाडु में कम है, केरला में कम है, और ये हमारा पंजाब, सबका पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पे बेटर है वहाँ पे ये मोर्टेलिटी अंडर 5 कम होएगी ऑब्वियसली, राइट. जनरल प्रोपोर्शन में ये देखा जाता है. एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ मोर्टेलिटीज कम होती रहती हैं. सजेशन में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, राइट. इन इंडिया एज अ होल एंड इन मोस्ट स्टेट्स द डेथ्स इन 0 to 4 एज कॉन्स्टिट्यूट अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डेथ्स इन रूरल देन इन अर्बन एरियाज, राइट. वही बात, अर्बन एरियाज में बेटर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज, बेटर इकोनॉमिक्स, सो लोअर इन्फेंट डेथ्स और 0 to 4 मोर्टेलिटी. except in a few states such as Uttarakhand and Punjab where proportion is higher in urban areas. So जैसे पंजाब का एग्जांपल भी, रूरल एरियाज में कम है मोर्टेलिटी ऑफ लेट्स से डेथ्स. क्यों? क्योंकि पंजाब के अगर आप सर्वेज पढ़ो, पंजाब की इकोनॉमिक्स देखो, सो पंजाब के रूरल एरिया में बहुत अच्छी लेट्स से इनकम है, बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर है, और वहाँ पे कमी कम है. वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है पंजाब की. सो रूरल एरिया, रूरल इकोनॉमी भी अच्छे से चल रही है, राइट. एजुकेशन भी ठीक चल रही है, विलेजेस में अच्छे स्कूल चल रहे हैं, राइट. सो गोइंग फर्दर, द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये बात कि भाई वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है.
So data from recently released samples registration survey, जो रजिस्ट्रार जनरल साहब ने SRS सर्वे किया 2018 में, shows that India's demographic dividend continues to swell with share of working age population. यही तो डिविडेंड है हमारा, वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन तेलंगाना. कितनी है जी? 71.1% is in the working age. That is a huge dividend. But what can that become? If we do not educate the people, if we do not provide them employability, do not develop their skills, the dividend can soon become disaster. Right? So we need to skill them, we need to educate them, then our country can reap the rich dividend. Right? So going further, क्या findings हैं जी इसकी? In 2018, nearly 66% of Indian population was between 15 and 59. 66% 15 and 59 या फिर working age में है. Those of working age constituted over 2/3 of the population in 12 of the 22 major states. So great number of working age population people, and we can reap huge dividend if we plan accordingly. सारा potential है, raw material है. जैसे कई aspirants को हम लोग बोलते होते हैं कि भाई talent है, raw material है, schooling है, सब कुछ ठीक है, but फिर भी if you don't work hard, if you do not work hard, then talent is nothing without hard work. So potential सब कुछ है इंडिया में, बस बढ़िया से मैनेज करने की बात है. आप लोग ऑफिसर लग जाओ, अच्छे से मैनेज करना, इंडिया को मोस्ट लेट्स से डेवलप्ड कंट्री दुनिया की बनाना. राइट? 2 states, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, हैड ओवर 70% ऑफ देयर पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ब्रैकेट. बात कर चुके हैं हम, आंध्र और तेलंगाना में बहुत हाई है. बिहार वॉज अ लोन स्टेट इन विच देयर वर लेस देन 60% ऑफ द टोटल. राइट? बिहार में लेस देन 60% ऑफ टोटल है. Then in general, states widely considered less developed had a lower proportion of their population in working age groups. Less developed states में lower proportion in working age groups है, right? So among the states with high development indicators, Kerala stands out as an exception with low working age population. Development भी है, low working age population भी है, because यहाँ पे education है. सो केरला की डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मान सकते हैं. बहुत अच्छा मॉडल है. राइट? सो देन गोइंग फर्दर जी, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दिस इज योर टाइम, माय टाइम इज ओवर. पहले प्रीलिम्स वाले, फिर मेंस वाले प्रैक्टिस के जो हम बात करेंगे, जो इस स्लाइड से बन सकते थे, इसके आसपास घूमते हैं. राइट? ऑल दोज थिंग्स, बट रिमेंबर द शेड्यूल, रिमेंबर द रूल. You answer these questions in the comment section. That motivates me to make better and better things for you. Right? So let's come and read these questions. Consider the following statements about Istanbul Convention. अभी हमने बात करी थी. It is legally binding on its members. Number 2, it was adopted by UN on 1st August 2020. Which of the above are correct? 1 only, 2 only, both, none. So here again I request you, you should answer. I am sitting with you and I will answer back. I will give you all these answers, right? Second question, the term first responders recently seen in news, seen होना चाहिए, deals with which among the following? Corona warriors, talented sportsmen, human trafficking, none of the above. Right? So it's for you to answer. Then third question for the day, the Financial Management Index for Rural Development has been released by which among the following? A option Niti Aayog, B option Finance Ministry, C option World Bank, D option none of the above. Then fourth and second last prelim question, the sample registration system report is prepared by which among the following? Ministry of Rural Development, Ministry of Women Development, Niti Aayog या फिर Registrar General. Right? Consider the following statements regarding SRS 2018 sample registration survey. Obviously अभी cover किया है. About 20% of, number 1 is about 20% of India's population is in the working age. Right? Remember, याद करना, अभी हमने बात करी थी. Telangana, number 2 is Telangana has the lowest working age population. So which of the above are true? 1 only, 2 only, both, none. So A, B, C, D, you choose the right option. I'll comment the answers after the video. Then next is our section of mains answers. So prelim and mains इकट्ठा ही कवर कर रहे हैं हम यार, कुछ भी रह ना जाए.
कि बाद में हमें ये ना सुने कि भाई ये रह गया वो रह गया। सब कुछ अच्छे से एक जगह पे कवर करना इज, ट्रस्ट मी, इज अबाउट 70-80% ऑफ द प्रेपरेशन। बाकी जो रेस्ट रह गया वो आपने एग्जाम में जाके इसे रिप्रोड्यूस करना है, राइट? वो हो जाएगा अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया हो। सो व्हाट ऑल द क्वेश्चंस कैन बी, let's say, answered from whatever we discussed, near about that. In your thought of mind, these questions can be answered. So try answering them, try practicing them. Let's look at them first. So the government's proposal to raise the legal age of marriage, जो editorial किया था हमने, for women is a sequential progression in institutionalization of women empowerment. Right? So this is the question, this is a statement that जो सरकार ने अभी स्टेप लिया है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए, कीवर्ड ये है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कि वुमेन एम्पावरमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन में स्टेप है, कि एक सीक्वेंस है, जैसे सीढ़ी नहीं चढ़ते जाते हम, तो सीढ़ी का अगला पाव है, अगला पहलू है, तो हम अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाएंगे। दैट स्टार्टेड विद पैसेज ऑफ शारदा एक्ट। एनालाइज, डायरेक्टिव की बात करता हूं मैं कि भाई ये सीढ़ी है जो हम शारदा एक्ट से चढ़ना शुरू कर रहे थे, तो क्या ये उसमें एक सीढ़ी है कि नहीं? एनालाइज दैट। व्हाट इज द कीवर्ड एनालाइज? डायरेक्टिव एनालाइज मीन, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, राइट? सो यू हैव टू एनालाइज दिस सिचुएशन, पुट ऑन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैप एंड स्टॉर्म इट एंड ट्राई टू राइट इट, राइट? सो सेकंड क्वेश्चन, poverty not age of marriage is responsible for women's poor health indicators. Comment. Very simple here. We have done this right away, right now, a little time before this, that poverty is the real culprit. Now it is your only task to look at the directive comment and frame an answer so that you can practice your art of expression, right? So third question, during the COVID crisis, the role of first responders has become even more important. And full stop. How far is India prepared in this respect? Indian context में आप क्या क्या जानते हैं, न्यूज में से फैक्ट निकालने, right? What steps have been taken by the government for this? So इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए जो हमने अभी टॉपिक करा, उसमें क्या प्रिपरेशन है और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा। और अगर आप वे फॉरवर्ड बेंड कर दो भाई हाँ जी ये और लेने चाहिए, सो दैट्स ऑलवेज बेटर, राइट? सो ट्राई अटेम्प्टिंग दिस एज वेल, वेरी इजी, जस्ट योर आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लू हार्ट कैंपेन? ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है ब्लू हार्ट कैंपेन? हाउ इज इट रेलेवेंट फॉर इंडिया? क्या वो ब्लू हार्ट कैंपेन इंडिया के लिए भी रेलेवेंट है, या फिर कैसे हिंदुस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ब्लू हार्ट कैंपेन, राइट? सो दीज वर द थिंग्स, दीज वर द आंसर्स विच वी कुड राइट. Try writing them, try practicing them, right? And before leaving, I'll again like to thank you all. This is your Doctor of Doubts, Tailor of Success, Anmol Mehta signing off. Thank you so much. See you next time. Thank you.